Assalamu alaikum students. Next topic of chapter number 10 is a pH scale. प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस उनको डिस्कस किया था. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ पीएच स्केल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द पीएच स्केल? पीएच स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर द एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, मीन्स के कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, इसको मेजर करने के लिए जो स्केल हमारा इस्तेमाल होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज पीएच स्केल. इज़ इट क्लियर? सो पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल इज़ यूज टू मेजर द level of acidic and basic character of a substance. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का कितना एसिड है और वो कितना बेस है, उसको मेजर करने के लिए जो लेवल या जो स्केल इस्तेमाल होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज पीएच स्केल. ओके, अब ये अब उसके पास सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये पीएच स्केल बना कैसे है और हम इस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिडिटी को. ठीक है, तो पीएच स्केल नॉर्मली डेफिनेटली किसी सब्सटेंस की बेस पे ही बना है और हम लोग उस सब्सटेंस को बेस लेते हैं जिसकी क्वांटिटी जो है वो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है और जिसकी एसिडिक और जिसके बारे में हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर ना ही एसिडिक करैक्टर ना ही बेसिक करैक्टर है, डेट इज़ द वाटर. ठीक है, तो ये वाटर की बेस पे जो है ये स्केल बनाया गया. हमें पता है कि पानी जो है वह एक स्टेबल कंपाउंड है, मींस कि वो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता. वाटर इज़ फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक आयन. ठीक है, इन दो आयन से मिलके बनता है और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन एसिडिक और बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज होनी चाहिए वो दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होती है. इसलिए इस बेस पे जो है वाटर को जो है वो फाइनल या बेस बनाया गया है पीएच स्केल के मेजर करने के लिए. सो वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है या वाटर इज़ अ स्टेबल कंपाउंड है. स्टेबल का मतलब है कि वो H2O है तो वो H2O फॉर्म में ही रहता है अनटिल और अनलेस हम लोग खुद से उसको उसके आयंस में या एटम्स में ब्रेक ना कर दें. ठीक है, और उसको ब्रेक करने के लिए, उसकी केमिकल बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, सो वाटर इज़ अ स्टेबल सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर वो स्टेबल होता है. लेकिन डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, हर वक्त वो मूव करते रहते हैं. दे हैव द वाइब्रेटरी मोशन, दे हैव द ट्रांसलेटरी मोशन, दे हैव द टू एंड फ्रॉम मोशन. और ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर और विद अ वॉल ऑफ कंटेनर. और उनकी कोलाइजन की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. लेकिन चूँकि वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं होती है और इतनी एनर्जी नहीं वो गेन कोलेजन से वो इतनी एनर्जी नहीं गेन कर पाते कि ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की ब्रेक हो. बल्कि ये होता है कि बहुत एक बल्क क्वांटिटी में से सिर्फ 1 और 2 मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं. बल्क क्वांटिटी का मतलब है कि लेट्स सपोज कि आपके पास 100 ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स में से 100 या 1000 ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 1 या 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के वो ब्रेक होते हैं. इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी बहुत थोड़ी है ये. और ये किस वजह से होती है? ये उनकी कोलिजन की वजह से होती है जब मॉलिक्यूल आपस में मूव करते हैं. तो पानी के इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में से इतने मॉलिक्यूल का 1 या 2 मॉलिक्यूल्स का ब्रेक होना खुद ब खुद, चूँकि ये ब्रेक हो रहा है, हमने कोई एनर्जी तो नहीं दी है, हमने ये बात मैं कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे. तो इस तरह की ब्रेकेज को कि भी एटम्स की कंपाउंड की अपने आयंस में ब्रेक होने को हम लोग इसको बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन. ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो आयनाइजेशन. नाउ व्हाट इज ऑटो आयनाइजेशन? ऑटो आयनाइजेशन मीन्स के किसी भी कंपाउंड का खुद ब खुद अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो आयनाइजेशन. और मैंने आपको भी बताया है कि ड्यू टू द रैंडम मोशन वाटर के मिलियंस ट्रिलियंस मॉलिक्यूल में से
एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, और इसको हम लोग बोलेंगे वाटर की ऑटो आयनाइजेशन। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास, अगर मैं इस ऑटो आयनाइजेशन को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ उसकी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, सो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक आयन। ठीक है, इन दो आयंस में ये ब्रेक हो जाता है। अब लेकिन चूँकि आफ्टर सम टाइम्स इनके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, यानी कि आयंस और वाटर के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना होता है, हो जाता है, यानी कि ट्रिलियन 100 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स में से जो एक मॉलिक्यूल में ब्रेक होना था वो हो चुका होता है। उसके बाद मज़ीद ये कोई प्रोसेस नहीं रहता, ये भी सेम रह जाता है, ये भी क्वांटिटी सेम रह जाती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है। Is it clear? So there is a equilibrium between the water and hydroxyl ion after some time. ठीक है, ओके। सो अगर ये इक्विलिब्रियम पे आता है तो हम इसका केसी एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं? केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी हमारे पास? हाइड्रोजन आयन, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे इनटू हाइड्रोक्लोरिक आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यहाँ पे कौन है? वाटर, H2O। ठीक है, और चूँकि पानी की क्वांटिटी अगर आपके पास ट्रिलियंस नंबर ऑफ़ द मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में से अगर एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो उस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी में कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ट्रिलियंस में से एक अगर ख़त्म भी हो जाए तो वो कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, दैट इज़ रियली इक्विवेलेंट टू द ज़ीरो। इज़ इट क्लियर? तो इसका मतलब पानी की जो कंसनट्रेशन है वो रिमेन्स द सेम, पानी की क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। सो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं अगर उस तरफ लेके जाऊँगी, Kc इंटू H2O इज इक्वलेंट टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक आयन। और मैं इसको क्यों यहाँ पे लेके आई हूँ? क्योंकि अभी मैंने क्या कहा है कि पानी की क्वांटिटी क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है, वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक आयन में कन्वर्ट नहीं हो रही है। सो ये भी वैल्यू रिमेन्स द कांस्टेंट, और ये भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब भी किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है? अनदर कांस्टेंट। सो केसी वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट बनाएगी, दिस इज कॉल्ड एज KW, कांस्टेंट ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वलेंट टू, ये दोनों एज इट इज़ रह जाएंगे, दैट इज़ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक आयन। और ये सब कहाँ पे है? रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। नॉर्मली हम लोग जो कन्वेंशनली रूम टेम्परेचर लेते हैं दैट इज़ द 25 डिग्री सेल्सियस, ये कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वेंशनली हम लोग रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया इसका? अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक आयन है, यानी कि अगर 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 ही क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक। अगर 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे तो हाइड्रोक्लोरिक भी कितने होंगे? 2। सो आई कैन से डैट कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोक्लोरिक आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है, जितना हाइड्रोजन है उतना ही क्या है? हाइड्रोक्लोरिक आयन है। सो हमारी ये जो इक्वेशन बनी है दैट इज़ द KW इज इक्वलेंट टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक, ये इक्वेशन है। अब चूंकि ये दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक की जगह हाइड्रोजन लिख सकती हूँ या हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्लोरिक लिख सकती हूँ। इज़ इट क्लियर? सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू प्लेस करूँ, ये आपका हाइड्रोजन आयन वैसी है और हाइड्रोक्लोरिक आयन चूँकि इसकी इक्विवेलेंट ही है तो मैं ये दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये भी हाइड्रोजन आयन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सो द KW इज इक्वलेंट टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये इसका क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमारा कांस्टेंट निकला था KW, और मैंने आपसे क्या कहा है कि हम ये 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW की वैल्यू होती है, कांस्टेंट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, 1 × 10⁻⁻14, जैसे आपने पिछले चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी थी कि केसी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है एक ख़ास टेम्परेचर पर, आपने हाइड्रोजन आयोडाइड वाली इक्वेशन में 57 पढ़ी थी। इसी तरह से यहाँ पे भी 25 डिग्री सेल्सियस पे जब हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके एक कांस्टेंट निकाला गया तो दैट कांस्टेंट इज़ 10⁻⁻14। ठीक है, इस KW की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ
तो के डब्ल्यू के बजाय मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ, यानी कि 1 × 10⁻⁻14 इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मैं क्या ले सकती हूँ, स्क्वायर रूट लूँगी। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली हाइड्रोजन। और जब आप इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻7 बन जाएगा। दिस इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एट द 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आप 10⁻14 मॉलिक्यूल, यानी कि ये हमारा कांस्टेंट था ना 10⁻14, यानी कि 100 ट्रिलियंस मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और उससे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगी, और उस हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या होगी, डेट इज़ 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, अब चूँकि ये माइनस की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इतनी छोटी वैल्यूज़ को यूज़ करना, कैलकुलेट करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए या इस स्मॉल वैल्यू को लार्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों तरफ माइनस लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस लॉग, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ऑब्वियसली जब जो भी काम हम इक्वल के एक तरफ करते हैं वही हम दूसरी तरफ भी करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने क्या कहा है कि दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, माइनस लॉग। माइनस लॉग किसके ऊपर, हाइड्रोजन आयन के साथ भी, और माइनस लॉग इसके साथ भी, माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई अच्छा वैल्यू तो लार्ज करनी थी इसलिए लॉग ले लिया। ठीक है, तो ये माइनस लॉग लेने का क्या मकसद होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पावर है वो माइनस में है, तो उस माइनस की पावर को प्लस करने के लिए वी विल राइट अ माइनस साइन इन इट विद इट। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन भी लगाऊंगी। ठीक हो गया। सो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, ये जो आपके पास है ना माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको मैं सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंट करती हूँ स्मॉल p कैपिटल H। स्मॉल p जो है, स्मॉल p इंडिकेट्स दिस माइनस लॉग, और ये जो कैपिटल हाइड्रोजन है दिस इंडिकेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस पूरे को लिखने के बजाय मैं सिंपल क्या लिख दूँगी, pH। स्मॉल p का क्या मतलब है, माइनस लॉग, और हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि माइनस लॉग किसका लिया है हमने, हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, सो pH इज इक्वलेंट टू, यहाँ पे क्या होता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर शुरू में आ जाती है, तो ये -7 को जब मैं स्टार्ट पे लिखूँगी तो एक ये माइनस है, और -7 ये जो इसकी पावर है वो लॉग से पीछे आ जाएगी, और बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, log इंटू 1 × 10⁻⁻, नथिंग, क्योंकि इसकी पावर शुरू में आ गई है। ठीक है, तो 1 × 10 आंसर क्या आ जाएगा, 10, और log ऑफ 10 क्या आंसर आता है, log ऑफ 10 का आंसर आता है 1। इसको आप बेशक कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, log ऑफ 10 का आंसर क्या आएगा, 1, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। सो 7 × 1, सो आंसर विल बी द 7। सो pH क्या निकली आपकी, pH इज इक्वल टू 7। इज़ इट क्लियर। सो यही काम जो है मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ कि हाइड्रोजन आयन के साथ भी, कि इस इक्वेशन में जहाँ पे जब मैंने कहा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोलॉक्सिल इक्वल है, और तो मैंने हाइड्रोलॉक्सिल की जगह हाइड्रोजन वैल्यू प्लेस कर दी थी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देती हूँ कि KW में बजाय इसके कि मैं इसमें हाइड्रोलॉक्सिल की वैल्यू प्लेस करूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू प्लेस कर सकती हूँ। यानी कि हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, OH आयन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, OH माइनस इंटू OH माइनस, OH माइनस पहले वाला है, तो बिल्कुल उसी तरह से बन जाएगा OH। KW क्या आ जाएगा, KW इज इक्वल टू OH माइनस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक हो गया, और फिर वही बात कि KW की वैल्यू आपके पास क्या है, 10⁻⁻14, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगी 1 × 10⁻⁻14, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, OH माइनस का स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए फिर दोनों तरफ मैं क्या लूँगी, स्क्वायर रूट लूँगी। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या आपके पास सॉल्व होगा, डेट इज़ द 1 × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू OH माइनस। ठीक है, फिर वही बात की, क्योंकि इसको आपने स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू करना है, तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे, इस तरफ भी लॉग ले लेंगे, इस तरफ भी लॉग ले लेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोलॉक्सिल आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻7।
ये दोनों माइनस लो का क्या मतलब होता है, पी एंड ओ एच का मतलब यहाँ पे कैपिटल ओ एंड एच, पी ओ एच, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन इज इक्वल टू, फिर वही बात के भी ये पावर -7 है, पावर है तो ये शुरू में आ जाएगी, लॉग से पीछे आ जाएगी, तो लॉग के पीछे जो है वो लॉग के साथ माइनस का सिंबल है, तो माइनस सिंबल और पावर के साथ जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7, और लॉग ऑफ 10 आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो पी ओ एच आपके पास क्या निकल आएगी, 7। पी ओ एच भी 7 आई है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो जितनी पी एच आएगी उतनी ही क्या है हमारे पास, पी ओ एच। सो पी एच इंडिकेट द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन एंड पी ओ एच इंडिकेट द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन का मतलब, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंडिकेट करने का मतलब है कि वो एसिडिक करैक्टर को इंडिकेट करेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन को इंडिकेट करने का मतलब है कि वो क्या करेगा, बेसिक। और किसी भी सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है और जो पीओएच वैल्यू होती है, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 14 आएगा, ठीक है। यानी कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, आंसर हमेशा 14 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच और पीओएच वैल्यू कभी भी 14 से ज़्यादा नहीं होगी, ये 14 के स्केल तक ही रहती है। अब हमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू एसिडिक या बेसिक करैक्टर को डिस्क्राइब करती है। पीएच को हमने डिफाइन किया था, दैट इज़ टू मेजर द हाइड्रोजन आयन, सॉरी, पीएच स्केल इज़ टू मेजर द लेवल ऑफ एसिडिक और बेसिक करैक्टर इन अ सब्सटेंस। और वो हम कैसे मेजर करेंगे, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हमने ये जो पीएच वैल्यू निकाली है वो हमने हाइड्रोजन आयन की बेस पे निकाली है, या जो पीओएच वैल्यू मैंने निकाली है वो मैंने हाइड्रोक्सिल आयन की बेस पे निकाली है। तो इसका मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस की पीएच और पीओएच की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जितने आयन उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो है वो एसिडिक या बेसिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक सब्सटेंस है, उसकी पीएच वैल्यू निकलती है, अगर कोई एक सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू निकलती है हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है इसमें, दैट इज़ द 1 × 10⁻�0, ठीक है। फिर आ जाती है उसकी 1 × 10⁻1, फिर आ जाती है 1 × 10⁻2, ठीक है। माइनस में वैल्यूज़ है, क्योंकि हमने सारी ये वैल्यूज़ जो हमने ये कॉन्स्टेंट्स देखे थे, जो हमने के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट देखा, डेट इज़ द 10⁻⁻14, मैक्सिमम ये 14 आंसर आया हुआ है हमारे पास, और ये सारी माइनस में वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जो वाटर में से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकलेगी, डेफिनेटली वो भी माइनस में निकलेंगी। सो 1 × 1 10⁻0, 1 10⁻⁻1, 1 10⁻⁻2, सो 1 10⁻⁻3 एंड सो ऑन, और लास्ट वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। जब आप इसका लॉग लेते जाओगे, माइनस लॉग लोगे, तो माइनस लॉग लेने से कौन सी आपके पास वैल्यू आएगी, डेट इज़ द पीएच। ये आपके पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, दीज आर द हाइड्रोजन आयंस। ये मैंने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताई है, और जब आप इन तमाम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की माइनस लॉग लेते जाओगे तो वो उसकी पीएच वैल्यू निकल आएगी, माइनस लॉग ऑफ 10⁻0 का आ जाएगी, डेट इज़ द 0, -1 का आ जाएगा 1, -2 का आ जाएगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और 10⁻⁻14 का क्या वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ द 14, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यूज़ भी होंगी, अगर इसकी 0 है तो इसका मतलब ये है कि भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी माइनस में जाती जाएगी उतनी कम है। एक आप माइनस में वैल्यू जो जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, इसका मतलब है कि वो उतनी ज़्यादा कम है। इसका मतलब है कि 10⁻⁻ जो -2 है वो 10⁻⁻10 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 × 10⁻⁻ जो 1 है वो 1 × 10⁻14 से बड़ा है। सो इसलिए आपकी जो बुक में एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 34 पे, जो टेबल गिवन है आप उस टेबल में देखें ज़रा, डेट इज़ सो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ लार्जर हैं, जितनी माइनस में स्मॉल वैल्यू वो सारी बड़ी है। इसका मतलब है कि ये हम लोग
जब हम इसको नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम लोग लार्जर वैल्यू से स्मॉल पे जा रहे हैं, ठीक है। और और हमने भी पढ़ा है कि जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उतना ज़्यादा वो एसिडिक है। सो इसका मतलब है कि जो 10⁻⁻1 है वो 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है इसके निस्बत। इज़ इट क्लियर? सो ये वैल्यूज सारी लार्जर है और ऊपर वाली स्मॉल वैल्यूज़ होती जा रही हैं हाइड्रोजन आयन की। इसलिए जो ये स्मॉल वैल्यूज़ वाली हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए वो एसिडिक, ये सारे एसिड को इंडिकेट कर रहे हैं। और जो ऊपर चूँकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, वैल्यूज़ माइनस में ज़्यादा होती जा रही है, सो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, सो वो सब क्या होंगे, बेसिक हो जाएंगे, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक, और ये जो दरमियान में उसने एक चीज़ दिखाई डेट इज़ अ न्यूट्रल। इन तमाम वैल्यूज़ का जब उसने माइनस लॉग लिया तो इसका लॉग आया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 14, ठीक है। तो इससे इंडिकेट हो रहा है कि उसने ये वाला जो पोर्शन एसिड इंडिकेट किया था, तो एसिड वाले पोर्शन में आप पीएच देखें 0 से लेके 6 तक ये सारे एसिडिक करेक्टर में हैं, उसके बाद 8 से लेके 14 तक ये सारे बेसिक में है। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 1 आती है, 2 आती है, 5 आती है, ये 6 आती है, इसका मतलब है वो सब्सटेंस एसिड है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की जो पीएच है वो 9 आती है, 10 आती है, 12 आती है, 14 आती है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है। लेकिन अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 आ जाती है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, यानी कि ना ही एसिडिक और ना ही बेस। इसी तरह से अगर मैं और हाइड्रोक्लोरिक आयन की कंसंट्रेशन की बात करूँ तो हाइड्रोक्लोरिक आयन भी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू -14, ठीक है। तो इनका भी, इसमें भी वही बात है कि जितनी ज़्यादा माइनस में वैल्यू स्मॉल होगी, इसका मतलब है कि वो उतनी लार्ज वैल्यू है, और अगर माइनस में वैल्यू कोई लार्ज होती है इसका मतलब वो स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेट ये हो रहा है कि भाई जो 0 है वो -1, -2, इसमें हाइड्रोक्लोरिक की क्वांटिटी ज़्यादा है, और एज़ कम्पेयर टू द 10⁻⁻13 या 10⁻⁻14, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू स्मॉल होती जाती हैं, ठीक है। तो अब जब इनका माइनस लॉग लिया तो ये जब कन्वर्ट हुई डेट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to 14, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि 1 to 6 अगर किसी भी वैल्यू की पीओएच वैल्यू, ठीक है, पीओएच वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पीएच की बजाय मैं उसकी पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, तो 0 से 6 तक वो बेस है और 8 से 14 तक वो क्या है, एसिडिक है, और अगर किसी की 7 है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास दो स्केल यहाँ पे बने हैं, एक पीएच स्केल है और एक पीओएच स्केल है। इन दोनों स्केल्स को यूज़ कर, इन दोनों स्केल में से कोई सा भी एक स्केल यूज़ करते हुए हम किसी भी सब्सटेंस की एसिड या बेसिक करैक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? ठीक है। सो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया, और इससे अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो वही बात है कि अगर पीएच वैल्यू जो है वो, अगर पीएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 7 है, या पीएच वैल्यू जो है वो लेस दैन 7 है, या पीएच वैल्यू जो है वो इक्वल टू 7 है, तो क्या होगा। अगर तो पीएच वैल्यू ग्रेटर दैन 7 है तो वो क्या हो जाएगा, बेस है। अगर लेस दैन 7 तो क्या होगा, एसिड है। और अगर 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल है। इज़ इट क्लियर? तो इसी तरह से ये पीएच और पीएच वैल्यू जो है वो डिस्क्राइब होती है, एक तो वही कि हमारी सब्सटेंस की एसिड और बेसिक फैक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके अलावा हम लेबॉरेटरी में जो आर्टिफिशियल कल्टीवेशन की जाती है माइक्रोब्स की या जर्म्स की या बैक्टीरिया की, तो उन बैक्टीरिया माइक्रोब्स की कल्टीवेशन या उसको बनाने के लिए हमें एक सिस्टम की एसिडिक और बेसिक मीडियम को मेंटेन रखना होता है, तो उसकी एसिडिटी और बेसिडिटी को चेक करने के लिए पीएच स्केल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेडिसिन्स की प्रोडक्शन के लिए या बहुत से बायोलॉजिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को आपको पता है कि दैट रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन आवर सेल्स, ठीक है। तो सेल्स में जो रिएक्शन होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए कि वो कितने % हो सकते हैं, क्या एंजाइम्स यूज़ होके वो किस तरह से रिएक्शन देंगे, तो दैट ऑल डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द स्केल। तो वो उसकी पीएच को मेजर करने के लिए जो है भी पीएच स्केल इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीएच स्केल। थैंक यू।